हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना नया वीडियो लेक्चर बच्चों स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में मैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, जो कि विलेन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जो इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को यही पढ़ना ही है। क्या पढ़ना है? तो इसको कहते हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयनों के अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, विलयनों के अणु संख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यही हम लोगों को पढ़ना है। डेफिनेशन बच्चों देखिए यहीं से क्लियर होता है। अणु संख्य गुण यानी ऐसा गुण जो अणुओं की या कणों की संख्या पर डिपेंड करे, उसी को हम लोग विलयन का अणु संख्य गुण कहते हैं। यानी किसी भी अवाष्पशील विलेय के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के अणु संख्य गुण कहलाते हैं। यानी सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में कि विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ऐसे गुणों को हम लोग कहते हैं बच्चों अणु संख्य गुण। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसको कहा जाता है। तो कितने अणु संख्य गुणधर्म हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है? यही है बच्चों, आप बीएससी भी करोगे तो यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको फिर मिलेगी पढ़ने के लिए। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। उन्नयन माने होता है बच्चों वृद्धि और अवनमन मतलब होता है कमी। यानी ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो परासरण दाब की प्रक्रिया को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि परासरण क्या होता है। परासरण से पहले मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा बच्चों कि विसरण क्या है, डिफ्यूजन किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखिए कि किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये पानी भरा हुआ है इसमें और हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा डाल दिया, तो पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा क्या करेगा, पूरे विलयन में इसके जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे घुल करके फैलने लगेगा और ये तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक पूरी तरह से विलयन समांगी न हो जाए। तो जहां ये टुकड़ा है ये गाढ़ापन है, यानी यहाँ सांद्रता अधिक है और बाकी जगह हल्कापन है, मतलब उधर सांद्रता है नहीं, कम सांद्रता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब विलेय के अणु गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को बच्चों कहते हैं विसरण। अब मैं आपको गैसों के विसरण भी बता दूं। जैसे मैं जहां हूं यहां पे मैं एक परफ्यूम का बॉटल ले लूं और परफ्यूम का बॉटल मैं खोल दूं, तो धीरे धीरे इस परफ्यूम के बॉटल से निकलने वाला परफ्यूम पूरे कमरे में धीरे धीरे बच्चों फैल जाएगा। तो कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? यहाँ पर, जहां पर मैं उस परफ्यूम के बॉटल को लेकर रखा हूं, यहाँ अधिक सांद्रता है, बाकी पूरे कमरे में सांद्रता कम है। तो यहाँ से यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब विलेय के अणु गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को बच्चों कहा जाता है विसरण, डिफ्यूजन। और एक चीज आपको बता दूं बच्चों की इफ्यूजन क्या है, निसरण किसे कहते हैं, इफ्यूजन। यही कोई विसरण की प्रक्रिया यदि किसी सूक्ष्म छिद्र से हो रही, मान लीजिए कोई परफ्यूम का बॉटल है और उसमें मैंने एक छोटा छिद्र कर दिया, धीरे धीरे ये प्रक्रिया हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं निसरण। ठीक है, और ढक्कन को पूरा खोल दिया है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलेय के कण गति कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। और परासरण की जो प्रक्रिया है वो जस्ट इसके अपोजिट है। यानी परासरण में विलायक के अणु क्या करते हैं,
गति करते हैं बच्चों विलयन की ओर, या कह सकते हैं कि इसमें जो विलायक के अणु हैं वो अधिक सांद्रता कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? परासरण यानी ऑस्मोसिस। तो पहले आप लोग इसको लिखिए विसरण तक, फिर मैं लिखवाता हूं आपको परासरण का डेफिनेशन क्या होगा। तो बच्चों यहां डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि परासरण की प्रक्रिया क्या होती है। विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब सोचिए कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। झिल्ली किसे कहते हैं, मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? किसी भी द्रव या ठोस की पतली परत को झिल्ली कहते हैं बच्चों, मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये झिल्ली 3 प्रकार की होती है। पारगम्य झिल्ली यानी परमेएबल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है अपारगम्य झिल्ली इम्परमेएबल मेम्ब्रेन, और तीसरी है बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। पारगम्य झिल्ली में विलेय और विलायक दोनों आर पार हो जाते हैं, अपारगम्य झिल्ली में दोनों नहीं निकल पाते हैं, और अर्धपारगम्य झिल्ली में केवल विलायक के अणु बाहर जा पाते हैं, विलेय के अणु नहीं जा पाते। इस झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो परासरण की प्रक्रिया में यही अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ पे प्रयोग की जाती है कि विलायक के अणुओं का यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण क्या होगा बच्चों? प्याज की झिल्ली, किशमिश की झिल्ली, अंडे की झिल्ली, या पोटेशियम या कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कृत्रिम झिल्ली है जो कि मजबूत होती है, बाकी प्राकृतिक झिल्लियां कमजोर होती हैं, लेकिन कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो एक कृत्रिम मेम्ब्रेन है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है जो कि मजबूत होता है। तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है, अथवा विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। और यह परासरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों ओर के विलयनों की सांद्रता लगभग बराबर नहीं हो जाती। तो बच्चों प्रकृति में परासरण की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक होती है एक्सो ऑस्मोसिस और एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, यानी बाह्य परासरण और अंतः परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है बच्चों? जैसे अंगूर है, इसको गाढ़े चीनी के घोल में डाल देंगे तो अंगूर क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। कैसे सिकुड़ गया? क्योंकि अंगूर जो है, अंगूर की बाह्य कोशिका परत जो होती है वो सेमी परमेएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करेगी। तो अंगूर की बाह्य कोशिका परत से अंगूर के अंदर के जो विलायक के अणु हैं वो सिरे में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंगूर के अंदर हल्कापन है और सिरा गाढ़ा है। तो विलायक के अणु कम सांद्रता से, जो कि अंगूर में है, और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जब गति करते हैं, प्रवाहित होते हैं, तो अंगूर क्या होगा बच्चों? सिकुड़ जाता है। तो जब विलायक के अणु अंदर से बाहर की ओर आए तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बच्चों बाह्य परासरण। अब समझिए, किशमिश को यदि जल में डालेंगे तो किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। सब लोग देखे हैं एग्जाम्पल। तो क्यों ऐसा हो गया किशमिश फूल जाती है? तो विलायक के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब विलायक के अणु अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो इसको कहते हैं अंतः परासरण, यानी विलायक जो है वो पानी, जैसे मान लीजिए वहां कम सांद्रता है और किशमिश के अंदर अधिक सांद्रता है, तो कम सांद्रता की ओर से विलायक के अणु अधिक सांद्रता में चले जाते हैं। इस वजह से अंगूर क्या हो जाता है? किशमिश क्या हो जाता है बच्चों? फूल जाता है। आप देखे होंगे कि गले में खराश हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ठंडा पानी पी लेते हैं तो गला बैठ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? नमक का गाढ़ा घोल बना करके उसका गरारा करते हैं। यहाँ पे ऐसे गरारा करते हैं, तो जो विलायक के अणु अंदर पानी जो प्रवेश किया रहता है, गरारा करते हैं तो वो बाहर चला आता है और फिर हमारा जो गला है वो नॉर्मल हो जाता है। तो वहां भी बच्चों परासरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है,
तो इस प्रक्रिया को आप लोग नोट करेंगे बच्चों। विसरण क्या है, निसरण क्या है, परासरण क्या है, ये चीज हमने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों परासरण दाब किसे कहते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों देखिए परासरण दाब किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा है कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है परासरण दाब कहलाता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन है बच्चों कि परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है उसे कहते हैं परासरण दाब। ये दो अलग अलग विलयन, मान लीजिए इसमें विलयन भरा हुआ है और इसमें आपका शुद्ध विलायक है, इसमें आपका है शुद्ध विलायक, जल भी ले सकते हैं, और ये मान लीजिए आपका विलयन है, और यहां पर बच्चों पिस्टन लगा दिया गया, पिस्टन, इसको P1 मान लिया और इस पिस्टन को मान लिया P2, पिस्टन आरोप यहां पे लगा दिया गया। ये बीच में इन दोनों विलयन और विलायक को एक दूसरे से अलग रखा गया है और बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई गई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां लगाया गया है। तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है तो यहां पर परासरण की प्रक्रिया होगी, शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर प्रवेश करेंगे, जिससे जो पिस्टन P2 है वो ऊपर की ओर जाएगा और ये पिस्टन P1 नीचे की ओर जाएगा। तब क्या करेंगे, इस पिस्टन P2 पर दाब आरोपित करेंगे इस P1 को अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए। तो जब इस P2 पर दाब आरोपित करेंगे इस P1 को प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए, तो जितना दाब आरोपित करने पर यह P1 अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, वही इस विलयन का क्या होगा बच्चों, परासरण दाब होगा। सिंपल आपको मेथड मैंने बताया। परासरण दाब मापने की वैसे 4 विधियां हैं, पेफर विधि, टाउनेंट विधि, मोर्स तथा फ्रेजर विधि, और चौथी विधि जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्कले हार्टले विधि। क्या है ये विधि? इस विधि द्वारा कहा जाता है कि कम समय में परासरण दाब मापने की सबसे सस्ती एवं आसान विधि है बच्चों। ये कम समय में परासरण दाब मापने की सबसे सस्ती, सरल, आधुनिक और आसान विधि इसको माना जाता है। ठीक है, देखा जाए क्या है ये विधि बच्चों। मैं थोड़ा सा सिंपल डायग्राम बना करके आपको बता देता हूं कि इस विधि में क्या होता है, कैसी कौन सी प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है, यहां देखिए बच्चों, यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया और ये कैपिलरी ट्यूब है जहां से हमने इसमें शुद्ध विलायक भर लिया गया। इस नली को मान लीजिए ए बोल देते हैं कि ए में हम लोग जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे नली ए में ले लेते हैं। नहीं सॉरी, जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे नली बी में ले लेते हैं और बाकी ए में क्या लेते हैं बच्चों, शुद्ध विलायक यानी जल के अणु ले लेते हैं। और यहां पर ये जल का तल मान लीजिए यहां तक है, जल का तल कैपिलरी ट्यूब है, इसको मेजर कर लेते हैं। यहां पर बच्चों एक पिस्टन यहां ऊपर लगा दिया जाता है दाब को आरोपित करने के लिए, और इसी से सटा हुआ एक दाब मापक यंत्र, जिसको हम लोग दाब मापी भी बोलते हैं, एक दाब मापक यंत्र यहां लगा दिया जाता है दाब मापने के लिए। फिर यहां पूरा भर दिया जाता है आपका विलयन बी। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे नली बी में लेते हैं और शुद्ध विलायक को ए में लेते हैं और जल का तल नोट कर लेते हैं। तो बच्चों ये परासरण की ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो जो परासरण की प्रक्रिया होगी तो ये इसमें जो शुद्ध विलायक के अणु हैं वो विलयन की ओर गति करने लगेंगे। जब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगे तो ये पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा। पिस्टन जब ऊपर की ओर उठने लगेगा तो क्या करेंगे, इस जल का तल क्या होगा, नीचे की ओर आने लगेगा, क्योंकि शुद्ध विलायक के अणु बी में प्रवेश कर रहे हैं। तो जल का तल मान लीजिए यहां आ गया, तो जल के तल को अपनी पूर्ववत स्थिति में यानी प्रारंभिक स्थिति में लाने के लिए क्या करेंगे, इस पिस्टन पर दाब आरोपित करेंगे।
जब इस पिस्टन पर दाब आरोपित करेंगे तो फिर से जल का तल वापस उस जगह पहुंचेगा, और जहां तक ये जब पहुंचेगा तब उस कंडीशन में देख लेंगे कि कितना इस दाब मापी में कितना रीडिंग बता रहा है, तो पता चल जाएगा कि जिसको हमने बी में भरा था उस विलयन का परासरण दाब क्या होगा। कम समय में सबसे सस्ती, सरल और आधुनिक विधि है बच्चों बर्कले हार्टले विधि। तो आपको इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैंने क्या बताया, परासरण दाब क्या होता, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परासरण दाब के क्या नियम होते हैं। ठीक है, परासरण दाब के क्या नियम होते हैं उसके बारे में बच्चों बात करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में परासरण दाब के नियम की बात करेंगे। जितना अभी इस वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, दैट्स ऑल।